है काम आना। लड़ो मुझे, लड़ो मुझे। सारी बातें सुन बैठा जो कहना था कह दिया, लफ्जों से डरता था कभी। सिवा खुद से कुछ नहीं लगता मुझको सब सही, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, कुछती हुई बस्ती में घूमता मारा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, दिल से आज आपके लिए मेरी दुआ निकल रही है। मेरी दुआ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस तरह की कौम, जब मैं इनको बुलाता हूं, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, हमेशा आप मेरी इज्जत रखते हैं, आप हमेशा आते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं फिर से अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस कौम को वो अजीम कौम बना जो इसने बनना था, जो ना बन सकी। एक अजीम, एक ऐसा शायर, एक ऐसा मुसलमान ज़हन, इलामा इकबाल, और फिर एक ऐसा लीडर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। एक का ख्वाब था और दूसरे की जदोजहद थी, जिसकी वजह से ये हमारा एक अजीम मुल्क बना। और नौजवानों, जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा था। नौजवानों, ये आपको तो पता नहीं होंगे, आपसे पैदा होने से पहले ये था कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था एक वक्त का, अयूब खान, वो जब अमेरिका गया तो अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पे लेने आया। ऐसा भी वक्त था। यूएई का उस वक्त, आज से 50 साल पहले जो सदर था, वो जब इस्लामाबाद आता था तो डिप्टी कमिश्नर उसको मिलने जाता था। एक मुल्क की हैसियत थी, दुनिया में हैसियत थी, और हमें फख्र था। मैं आपको ये बताऊं, हमें फख्र था अपने मुल्क का। दुनिया में जाते थे, पाकिस्तानी होते हुए फख्र था। मैं जब पाकिस्तान टीम के लिए खेला 18 साल की उम्र में, तो तब हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे ये फख्र था कि जब मैं आया तो एक कमजोर टीम थी। मैं फीचर तो नहीं कहूंगा, कमजोर थी, लेकिन जब मैं
क्रिकेट छोड़ के गया तो वर्ल्ड चैंपियन टीम बन गई थी। फख्र था मुझे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो ये कौम बनने जा रही थी, अल्लाह इस कौम को फिर से उस रास्ते पे लगा कि हम वो कौम बने कि जब एक पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट लेके मुल्क से बाहर निकले तो उसको अलहदा लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। ये ना हो कि कितने पाकिस्तानी आज बाहर के मुल्कों में जेलों में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये ना हो कि पाकिस्तानियों को जो मर्जी बाहर सलूक करो, कोई हुकूमत नहीं पूछती। लोगों का तो छोड़े, मुझे तो बाहर की दुनिया जानती है। चंद साल पहले एक दफा मैं अमेरिका गया तो 6 घंटे उन्होंने मुझे रोका। दूसरी दफा गया तो 4 घंटे रोका। अब मैं तो वो पाकिस्तानी जिसको लोग जानते थे, वीजा भी मेरा था, लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि अगर मेरे से ये होता है तो सोचे बाकी पाकिस्तानियों से क्या हो रहा है। और ये कि जब मुझे रोका तो किसी पाकिस्तानी हुकूमत, किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान का शाहरुख खान जब रुका तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कंप्लेन किया कि क्यों हमारे शहरों को रोका। अमेरिकन एम्बेसी से माजरत करनी पड़ी शाहरुख खान से। तो मैं आपको सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि ये आज अगर हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हमारी हुकूमत अपने शहरियों की इज्जत नहीं करती। जब एक कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज जो आपको मैंने बुलाया, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस लिए बुलाया, पैगाम मेरा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं या ख्वातीन, आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। भरपूर तरीके से आपने शिरकत की। और मैं नौजवानों जो दूर दूर से आए हैं और जो यहां पिंडी से आए हैं, इस्लामाबाद से, जरा ये गौर से आज आपने मेरी बातें सुन ली। मैं ये पैनमा की भी बात करूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये हुआ क्या। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अब किधर जा रहे हैं और हमें जाना किधर चाहिए। पहले तो मैं शुरू करता हूं कि शहबाज शरीफ ने कोई दावा किया है कि वो मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा अरबों रुपए का खजाना किया उसने मेरे पे। वो ये कह रहा है कि मैंने जो कहा है कि मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर दी कि मैं चुप करके बैठ जाऊं पैनामा में, वो गलत है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये मेरी बात सुन लो। आज मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर आई और जो ऑफर लेके आया उसको कहा गया कि 2 अरब तुम्हें देंगे अगर तुम इसे मना लो। और बड़ा अच्छा हो कि आप मुझे अदालत में लेके जाएं, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी उसका नाम नहीं ले रहा कि मुझे पता है आप सियासतदान नहीं, आप माफिया हैं। आप उसका कारोबार बंद कर देंगे, आप उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे, झूठा केस करेंगे।
जिस तरह आपने सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत पे झूठी FIR लिखवाई हैं, अगर आप मुझे इश्तिहारी बना दिया है, मुझे दहशतगर्द बना दिया है, तो उस बेचारे से क्या होगा? इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन अदालत में आओ, मुझे बुलाओ, मैं उसका नाम भी लूंगा और अदालत को कहूंगा, उसको प्रोटेक्शन दे, ताकि ये जालिम जिन्होंने किसी 30 साल से जुल्म कर रही, 30 साल से झूठे केसेस, लोगों की बिजनेस बंद करवाना। एक लिबर्टी में काम करता था, लिबर्टी में उसका स्टोर था अल फतह। वो अल फतह का जो स्टोर का मालिक था, वो तहरीक इंसाफ में आ गया। अगले दिन इन्होंने अल फतह स्टोर बंद करवा दिया। ये हैं जो जमहूरियत, ये जमहूरियत का नाम लेते हैं। तो मैं पहले तो अदालत में जाके उसके लिए प्रोटेक्शन लूंगा, फिर उसका नाम भी बताऊंगा, और फिर यह भी बताऊंगा कि दुबई में कौन आपका आदमी बैठा है जिसने ऑफर दी थी। और मुझे लगता है इसमें और भी आपके रिश्तेदार फंस जाएंगे। लेकिन क्या इसमें किसी को शक है कि ये 30 साल से लोगों को रिश्वत दे रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं छांगा मांगा? सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह नीलाम किया गया, फिर डर गए कि उनको बड़ी ऑफर ना आ जाए, छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया। क्या उनको रिश्वत नहीं दी आपने बेनजीर के खिलाफ होने की? फिर बूढ़ बन गए, बूढ़ बन लेके गए उनको। ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसके बाद क्या आपने जो असगर खान का केस है, ISI से मेरान बैंक से पैसे नहीं लिए? सुप्रीम कोर्ट में उसका एफिडेविट है। और क्या जनरल आसिफ नवाज जो आर्मी चीफ थे, क्या नथिया गली के गवर्नर हाउस में उसको BMW ने दी रिश्वत के तौर पे? उसके भाई ने अपनी किताब में लिखा है, शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है ये। और जस्टिस सजाद अली शाह ने, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि इन्होंने ब्रीफ केस दिए कोयटा के जजेस को खरीदने के लिए शहबाज शरीफ ने और रफीक तारड़ ने। कितना और बताऊं? और अगर अदालत में आओगे तो और भी बड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अभी आपसे कम हुई है। बेहतर अदालत में ना जाना। मैं आपको इससे आसान तरीका देता हूं। पाकिस्तानियों, आपके सामने मैं इनको ऑफर दे रहा हूं। अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहो कि तुमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी, तो मैं मान जाऊंगा। आप कुरान शरीफ पे दोनों भाई हाथ रखो और कहो हमने किसी को रिश्वत नहीं दी। और अगर आपने हाथ रख दिया तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन अगर हाथ रख दिया तो मैं ये पैसे किधर से दूंगा? मुझे एकदम खौफ है, तो शायद हाथ रख ही दे कुरान शरीफ पे। अरबों रुपया, कितने अरबों का हजाना किया? 10 अरब रुपया। 10 अरब रुपया मैं किधर से दूंगा? 10 अरब रुपया में माशाल्लाह इनके बच्चे सारे अरबोपति हैं। मैं उनको कहूंगा कि मुझे कर्जा दे दो ताकि मैं ये हर्जाना पे कर दूं।
क्योंकि माशाल्लाह नवाज शरीफ का भी बच्चा अरबोपति है, दोनों शहबाज शरीफ के भी अरबोपति हैं, इसहाक डार के बच्चे भी अरबोपति हैं। उनसे मांगने पड़ेंगे। मरियम शरीफ से तो नहीं ले सकता, उसके पास तो बेचारी के पास है ही कुछ नहीं। अब मैं आता हूं आप सबको पैनामा से पहले आप सबको मैं क्यों मुबारक देता हूं, क्यों मैं दुआ करता हूं आपके लिए। एक फैसल चढ़ाए कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा जब पैनामा का केस असेंबली में गया। हम असेंबली में केस चल रहा था, टीओआर की गेम चल रही थी, और फिर असेंबली के अंदर इनके सीनियर वजीर ने क्या कहा, ये जरा प्लीज सब सुने। हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा करीना बन जाए। ये अवामी इशू नहीं है, क्या पनामा लीग क्या इशूज हैं, ये जनाब ये कोई इशू नहीं है। पीपल आर मूव्ड ऑन, और 2-4 हफ्तों में जिस तरह पुराने जो इनके स्कैम्स या स्कैंडल्स सो कॉल्ड जो है बनाने की इन्होंने कोशिश की, अभी चला जाएगा। अब सब पाकिस्तानियों में गौर से सुनो, ये है पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो अवाम का नुमाइंदा होता है। अवाम के नुमाइंदे का काम है कि अवाम के पैसे की हिफाजत करना। और ये क्या कह रहा है, ये पार्लियामेंट में कह रहा है, मियां साहब फिक्र ना करें, आपने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने करप्शन की, फिक्र ना करें मियां साहब, वो भूल जाएंगे। और वाकई अगर आप ना निकलते लोगों ने भूल जाना था, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी की वजह से आज पैनामा लीग में फंस गया नवाज शरीफ। आपको खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानियों, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आप ख्वातीन जो आप बाहर निकली 1 साल से, अब बाहर निकलते रहे, आप पब्लिक बाहर ना निकलती, अपने हकूक के लिए ना खड़ी होती, ये सारा कुछ भूल जाना था। जिस तरह माजी के अरबों रुपए की चोरी भूल गए। चोरी तो आपकी है, चोरी तो आपकी है, आम लोगों की, आप सबकी चोरी हो रही है, आप पे डाका पड़ रहा है। मैं अब आपको एक पैनामा की बात करने से पहले किस्सा सुनाता हूं। आज से 20 साल पहले एक इंग्लैंड का क्रिकेटर था, उसका नाम था इयन बोथम। इयन बोथम मुझे अदालत में ले गया बर्तानिया में। केस क्या था, मैंने कहा बर्तानिया का जो मीडिया था वो हमारे 2 तेज बॉलरों को अटैक कर रहा था, वसीम अकरम और वकार यूनुस। वो बड़े कामयाब हो रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड में शिकस्त दी। उनके मीडिया ने कहा कि ये बॉल टेम्परिंग कर रहे। क्योंकि मैं वो चीज समझता था, मैंने कहा कि ये बॉल टेम्परिंग जो कह रहे हैं, ये तो सारे बॉलर्स करते हैं, और बर्तानिया के भी क्रिकेटर करते हैं, इंग्लैंड के भी क्रिकेटर्स करते हैं। इयन बोथम ने मेरे पे केस कर दिया कि मैं नहीं करता, और मेरे पे जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा उसने भी हर्जाना कर दिया। अब ये जरा सुने, वो केस था जो इंग्लैंड के फ्रंट पेज न्यूज़पेपर्स का केस था। 3 हफ्ते केस चला, हेडलाइन न्यूज था, सारा बर्तानिया वो केस फॉलो कर रहा था। मैं जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये, मैं अपने वकील के पास गया, वकील जो सबसे बड़ा वकील था उसके पास मैं गया, और मैंने कहा आप मेरा केस लड़े। मेरे पाकिस्तानियों ये जरा गौर से सुने, उस वकील का नाम था जॉर्ज कामन, बड़ा वकील था।
जब मैं उसके पास गया और उससे मैंने पूछा कि आप मेरा केस लड़ेंगे, जानते हैं उसने मेरे से क्या पूछा? उसने कहा कि इमरान खान, जो भी तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूं कि वो तुम मुझे सच सच बताओगे। कहता मैं सच के ऊपर तो लड़ूंगा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। और उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि अगर केस के दौरान जज को यह पता चल गया कि आप ओथ पे, उधर मैंने कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मैं जो भी अदालत में कहूंगा सच बोल रहा हूं। उसने कहा कि अगर तुमने अदालत में झूठ बोल दिया, ये जरा सुने, उसने कहा जो जज है वो पर्जरी यानी झूठ बोलने के ऊपर उसको पर्जरी कहते हैं, वो तुम्हें सीधा जेल भेज देगा। बर्तानिया के जज ने, एक बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की थी मार्गरेट थैचर, उसका सबसे करीबी आदमी जिसका नाम था लॉर्ड जेफरी आर्चर, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पाकिस्तानी था जो हम जानते थे, अजीज कुर्ता, वो उसे केस जीत गया, वो भी हर जाने का केस था। 6 महीने के बाद पता चला कि वो जो उसने अदालत में गवाही दी थी वो झूठी थी। आप जानते हैं कि लॉर्ड जेफरी आर्चर को 3 साल की सजा दी गई क्योंकि उसने अदालत में झूठ बोला। तो मैं जब उस अदालत में गया तो मुझे तब समझ आई वहां का सिस्टम है क्या है। ये मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप सुने, कि आपको ये पता चले कि उनका मुल्क आगे क्यों है और हम पीछे क्यों रह गए हैं। अदालत के अंदर बर्तानिया में जज होता है और 12 शहरी बैठे होते हैं जिसको जूरी कहते हैं। जज सिर्फ केस चलाता है, जूरी सिर्फ सुनती है। जिस तरह हमारा जिरगा होता है, जिस तरह हमारी पंचायत होती है, वो आम शहरी होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। और वो सुनते क्या है? केस तो था बॉल टेम्परिंग का, कई जूरी के आम शहरी थे। वो इतना मुश्किल चीज है बॉल टेम्परिंग कि खिलाड़ियों को भी नहीं पता उसका, तो वो टेक्निकल केस था, उनको तो नहीं समझ आ रही थी। लेकिन जानते हैं पाकिस्तानी वो क्या देख रहे थे कि कौन सच बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, गौतम सच बोल रहा है। और 3 हफ्ते के बाद जब उन्होंने फैसला किया, याद रखें वो थी अंग्रेजों की ज्यूरी, मैं था पाकिस्तानी। इयन बोथम, सर इयन बोथम इंग्लैंड का हीरो था। 3 हफ्ते के बाद वो जो 12 शहरी बैठे थे, जो ज्यूरी थी, उन्होंने फैसला किया कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं केस जीत गया। अब मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया कि याद रखें, एक वक्त पे मुसलमान अजीम कौम थे। ये जो मुल्क बना है इस्लाम के नाम पे, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। हम सिर्फ बनने का मकसद एक था, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम एक इस्लाम की मिसाली हुकूमत बना के दिखाएंगे, जिधर अदल होगा, जिधर इंसाफ होगा और जिनके हुक्मरान सादिक और अमीन होंगे। जो हमारे लीडर थे, जो हमारे पैगंबर थे, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उनको नबूवत भी नहीं मिली थी तो लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे।
वो थे मुसलमानों के लीडर। और उन्होंने जो मदीना की रियासत बनाई, जो अभी तक मुसलमानों का मॉडल है, उसमें लीडर का सादिक और अमीन होना जरूरी था। क्योंकि अगर लीडर सादिक और अमीन नहीं होगा, लोग उसके ऊपर एतमाद कैसे करेंगे? वो लोगों के पैसे की रखवाली कैसे करेगा? वो पब्लिक के खजाने को कैसे रखवाली करेगा? करप्ट आदमी को अगर आप सरबराह बना दें, जो आज हाल है, तो ये तो ऐसे है कि बिल्ली को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी मिसाल से एक सारी कौम की खलाकियात उठा दी, सारी कौम को सच्ची कौम बना दिया, सारी कौम को अपनी मिसाल से उनको ईमानदार कौम बना दिया। ऐसे ही नहीं, अगले 700 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बने रहे। क्योंकि कौमें ये पुल बनाने और मेट्रो बनाने से नहीं बनती। कौमें वो बनती हैं जिनका कैरेक्टर होता है, जो सच्चे लोग होते हैं, जो दलेर लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, जो जिनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं। जब मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल बाद मोरक्को से लेके, समरकंद से लेके, सिंध से लेके सारी दुनिया पे छा गए। क्या था उनके पास? कौन से जदीद हथियार थे? 2 सुपर पावर्स थी उस वक्त, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। क्या था मुसलमानों के पास? किरदार था, ईमान था, सच्चे लोग थे, नाडर लोग थे, खुददार लोग थे। उनको देख के कोई मुसलमान फौज नहीं गई इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमानों का किरदार देख के वहां के लोग मुसलमान हो गए। आप मुझे बताएं कि कोई पैनमा शरीफ का किरदार देखकर मुसलमान होगा? बताएं। जो यहां सारे ऊपर जो आपकी लीडरशिप है, कौन मुसलमान होगा उनको देख के? क्या इन्होंने मिसाल हमारे बच्चों के लिए छोड़ी है? मैं और देख रहा हूं, फैसला आया पैनामा का फैसला आया। जिस तरह मेरे पहले कहा गया कि 2 जजों ने कहा कि नवाज शरीफ ना सादिक है ना अमीन है, करप्ट भी है, झूठा भी है। और 3 जजों ने कहा कि झूठा है और जेआईटी बिठाओ, साबित करें कि करप्ट भी है या नहीं है। और आपने क्या देखा? मोटू गैंग मिठाइयां बांट रही थी। मैं इनको देख रहा था, मैंने कहा अल्लाह इस कौम पे तरस खा। ये हैं वजीर इस मुल्क के, जानते हैं कि इन वजीरों पे एक दिन का आपका कितना खर्चा है? जो आपका पैसा है, 1.5 करोड़ रुपया दिन का खर्चा इन वजीरों पे है। और ये वजीर मिठाइयां बांट रहे थे। 5 के जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ झूठा है। मैंने सोचा कि ये जब घर जाएंगे तो इनके बच्चे पूछेंगे कि अबू ये देखे जरा, उनसे पूछेंगे अबू ये आप 20 साइड क्या दिखा रहे हैं? आप मिठाइयां क्यों बांट रहे थे? क्या इसलिए बांट रहे थे कि जजेस ने कहा वो झूठा है?
यानी कोई एक कौम की अखलाकियात को तबाह करना है तो इनको देख लो, कोई शर्म नहीं है, कोई हिया नहीं है। मौलाना रूमी, किसी ने पूछा कि मौलाना रूमी एक कौम कैसे मरती है? उन्होंने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है मर जाती है। यानी इखलाकी तौर पे कौम पहले मरती है फिर माशी तौर पे मरती है। और ये आपने नमूने देख लिए हैं। ये है इस मुल्क की लीडरशिप। सिर्फ इनको एक चीज है कि किसी तरह हड्डी, ये इन शरीफों की खानदान की हड्डियां इनको भी मिल जाएं। रिश्वत क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आपको शर्म आनी चाहिए कि मुझे अदालत में रिश्वत पे ले जाना चाहते हैं। आपने रिश्वत के अलावा दिया क्या लोगों को? आपके साथ जितने हैं, मैं आज दावा करता हूं यहां जितने लोग, जितने वजीर आपके साथ हैं, सारे इसलिए हैं कि आपने उनके मुंह में हड्डी डाली हुई है। आपका नजरिया क्या है? मुझे बताएं, आपका नजरिया क्या है? मुझे कोई समझाए कि इनका नजरिया क्या है। हम जी मुस्लिम लीडर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कायदे आजम के मुस्लिम लीडर हैं। शर्म करो, कहां कायदे आजम और नवाज शरीफ, कहां तुम? वो कायदे आजम तो एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद लीडर था। तुम एक आजाद पाकिस्तान में गुलाम हो। तुम्हारे में तो इतनी जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम क्यों दहशतगर्दी कर रहे हो पाकिस्तान में। उल्टा वो जिंदल को बुला लिया यहां। नवाज शरीफ के जिंदल भी तुम्हें बचा सकता। जिंदल कौन है? जिंदल ने क्या कहा, ये जरा गौर से सुने। उसने कहा कि नवाज शरीफ तो दोस्ती करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन पाकिस्तान की फौज नहीं मानती। क्या यही डॉन लीग्स में नहीं था? क्या डॉन लीग्स यही नहीं थी कि आपने इंफॉर्मेशन बाहर बताया कि जनाब नवाज शरीफ तो दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन पाकिस्तानी फौज नहीं मानती। नवाज शरीफ कुछ शर्म करो। कौन सा मुल्क का लीडर अपनी फौज को बदनाम करता है? कौन सा मुल्क का लीडर मुझे बताएं। कभी सुना है, कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान में, कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान में कभी उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका कोई वजीर, उनकी रॉ जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है उसके खिलाफ बात करे? कभी सुना है? कभी आपने किसी ने सुना है कि जी रॉ तो करती फिर रही है, ये जो बलूचिस्तान में धमाके, जो कुलभूषण यादव कह रहा है, कराची के अंदर बलूचिस्तान में, और अभी वो जो तालिबान का पकड़ा गया एहसानुल्लाह, वो कहता है कि अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी करवा रही है। कभी किसी हिंदुस्तान के लीडर ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि नहीं हम तो आपके साथ हैं, फौज नहीं मान रही, रॉ नहीं मान रही? कौन इस तरह कर सकता है? और इसकी वजह मेरे पाकिस्तानियों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत पहले कहा था। उन्होंने कहा था बिजनेसमैन को मुल्क का सरबराह ना बनाओ, वो अपनी बिजनेस को तरजीह देगा मुल्क की मुफादात से। और आप देखें कि पाकिस्तान से जो वो कर रहा है हिंदुस्तान, जो नरेंद्र मोदी जो हर मौके पे पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहा है, और जो ये कश्मीरियों से कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, एक मिनट तक सुनो, ये जो वो कश्मीरियों से कर रहे हैं, ये आज कश्मीरी अगर मुसलमान ना होते, कोई और मजहब के होते, सारी दुनिया ने हिंदुस्तान के पीछे पड़ जाना था। लेकिन आज हमारी मुसलमानों की बदकिस्मती है, हमारे पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। जो लीडर हैं वो सारे नवाज शरीफ की तरह हैं।
एक दो शायद इनमें से हैं जो बोलते हैं, चुप करके बैठे तमाशा देख रहे हैं। 25 साल से हिंदुस्तान की 7 लाख फौज कश्मीरियों पे तो जुल्म कर रही है। मैं कश्मीरियों, आज मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आपके बच्चों को, आपके नौजवानों को, जिस तरह आप इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के दिल आपके साथ हैं। ये पाकिस्तानी कौम देख रही है, तकलीफ में है, क्योंकि ऊपर जिस तरह की लीडरशिप है उसके मुंह से निकलता कुछ नहीं है, बिजनेस इंटरेस्ट है। मैं इंशाल्लाह जितने भी मुझे मौका मिलेगा मैं कश्मीर का नाम लूंगा, मैं कश्मीरियों का नाम लूंगा, मैं उनके जुल्म का नाम लूंगा, उनके ह्यूमन राइट्स की बात करूंगा। और हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जुल्म हो रहा है। अभी कम आवाजें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें बढ़ रही हैं। वहां भी जिन लोगों के अंदर रहम है वो भी समझते हैं कि जुल्म हो रहा है। तो हम कश्मीरियों आपको सलाम भेजते हैं, इस सारी कौम की दुआएं हैं। और इंशाल्लाह हम जो कर सकते हैं, मैं जो कर सकता हूं, मेरी जमात कर सकती है, हम हर फोरम के ऊपर आपकी बात करेंगे। अच्छा, अब जरा ये गौर से देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सादिक और अमीन लीडर का होना कितना जरूरी है। जरा ये फैसल, ये जरा वीडियो बताएं, ये वीडियो क्या है कि नवाज शरीफ जब मुआहदा करके सऊदी अरेबिया गए थे, वो जब चले गए थे वो क्या कर रहे थे, ये जरा सुन देखें। मैंने साहब ने मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा जमीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये बसर करता हूं क्योंकि आप आ गए हैं और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के आवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। मैं सियासत छोड़ दूंगा लेकिन अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। मैं जमहूरियत का कत्ल नहीं कर सकता। मैंने मुआहदा नहीं किया, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैंने मुआहदा करके बाहर नहीं गया। ये कहा ना उसने, सुना आपने? सुना? सुना आपने? अच्छा जी, आप जरा बताएं कि 8 साल के बाद क्या हुआ? We have an agreement signed, and we are hopeful that the Saudi will adhere to that agreement and stick to it. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. जी, यानी कि सऊदी अरेबिया से प्रिंस आया और दूसरा साद हरेरी, और वो एग्रीमेंट लेके आए जिस पे साइन किया हुआ था। और आपको क्या कह रहे हैं? मैं कर सकता हूं ऐसे, मैं मुल्क को धोखा दे सकता हूं, मैं अपनी कौम, मैं झूठ पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अच्छा जी, अभी यहां खत्म नहीं हुआ। याद रखें, 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया झूठा है, और फिर मिठाइयां बांटी मोटू गैंग ने। आगे सुनाओ, आगे। हैरान कुन तौर पर कतर में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी नक रकम में की गई, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन। कतरी खत कानूनी एतबार के काबिल नहीं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर है। इसमें मुस्तनद और काबिल एतबार मवाद मौजूद नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन। रिकॉर्ड तलब करने पर अल्सानी खानदान की गैर मुस्तनद और हाथ से लिखी गई तहरीर दस्तावेज पेश की गई, जो बेतुके अदाद और शुमार पर मुश्तमिल थी, जिसकी फ्रीगैन के वकला ने वजाहत भी नहीं दी। जस्टिस इजाजुल एहसन। हमारी दानिश में यह खत बोगस है, जिसकी कानूनी एतबार से कोई हैसियत नहीं।
और हमें इसे मुस्तरद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन। लंदन फ्लैट्स 1992-93 से ही नवाज शरीफ फैमिली की मलकियत हैं और यही लोग इनका किराया भी देते रहे हैं। जस्टिस गुलजार। कतरी शहजादे के खत में कहीं नहीं बताया गया कि लंदन फ्लैट्स अलसानी फैमिली ने खरीदे। जस्टिस गुलजार अहमद। मियां शरीफ की कतर की अलसानी फैमिली के साथ मुआहदे का कोई रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। जस्टिस शेख अजमत सईद। बस काफी हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? देखें, अभी भी खत्म हुई बात। सुने, अब समझे तो सही ना, आपको मैं समझा दूं। क्योंकि असफंगार वली ने कहा नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो करप्ट आदमी है पाकिस्तानियों, वो आज नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। इसलिए नहीं खड़ा कि वो समझता है नवाज शरीफ बेकसूर है, वो इसलिए खड़ा है कि उसको पता है कि इसके बाद उनकी बारी आएगी। तो अब ये केस क्या था? इनके मुख्तसरन 2 मिनट में सुने, बाद में टीजर भी आएगा। जी, मैं देख रहा था कि माशाल्लाह इतना बड़ा जलसा कि लोगों को मैंने आपको दावत दी और आप पहुंच गए। उधर मैं मानसेरा में देख रहा था कि 2-2 हजार रुपए लोगों को पकड़ा रहे थे, जलसे में जाओ नून लीग के। और भूलना नहीं चाहिए हमें, इनके साथ इनसे जलसा तो होता नहीं है। इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त तरीका सीखा लाहौर में जलसा करवाने का। इन्होंने सोचा कि वो पीसीआर का क्रिकेट फाइनल लाहौर में करवा दो और टिकट नून लीग वालों को बांट दो, ताकि वो स्टेडियम में आके कहेंगे नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो क्या हुआ? मुझे तो सुन पहले तो इन्होंने वो बाहर टीमें इसलिए थी क्योंकि अच्छे प्लेयर पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे। तो वो चलो एक टीम के तो आ गए खिलाड़ी, वो बेचारा विव रिचर्ड्स जो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, वो बेचारे की जो टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, वो सारे अच्छे प्लेयर उनके आए नहीं। उस बेचारे की टीम को हरा दिया क्योंकि इन्होंने फटीचर नहीं रेणु कटों को बुला लिया उस टीम में। यानी कहां बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो आए नहीं, इन्होंने चुन के पता नहीं वो खिलाड़ियों को लेके आए। देखें, क्रिकेट में समझता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो फटीचर भी नहीं, फटीचर माइनस थे। लेकिन क्यों किया? क्योंकि नवाज शरीफ जलसा करना चाहता था नून लीग का, और टिकटें बांट के जो मुझे मजा आया ना एक कि इलेक्शन फिक्सर सेठी जब ग्राउंड में गया और उसने समझा कि मैं नवाज शरीफ के नारे लगाऊंगा, तो कौन सा नारा लगा? बहरहाल मैं फिर से आता हूं। देखिए, अब केस क्या था? केस ये था कि इनके फ्लैट जब पैनामा में इंकशाफ हो गए, जब पैनामा में इंकशाफ हुए तो पहली दफा इन्होंने माने कि ये इनके फ्लैट हैं। ये 2016 से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि इनके फ्लैट थे। जरा फैसल को तो शरीफ खानदान के लोगों को बता दो। प्रॉपर्टीज की ये बात करें, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उस अभी कौन से हैं। और आप उसमें लोगों को नाम ले लेके ब्लेम करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फोन करके जरूर ये बात आपको बताऊं, अपना प्रोटेस्ट से वो रजिस्टर कराऊं आपके साथ। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। और ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाएं। जिस तरह का पेपर ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, कोर्ट वाले तो इसको उठा के पहले जब गद्दी की टोकरी में फेंकेंगे।
अच्छा, अब ये दो शरीफ खानदान के अक्लमंद, ये दोनों अक्लमंद थे शरीफ, दोनों कह रहे हैं कहां से फ्लैट ले आए, हमारे तो कोई फ्लैट ही नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। फिर 2016 में पकड़ जाते हैं, अल्लाह की पकड़, मारे के यौमुद्दीन। उसके बाद इनको मानने पड़े। जब फ्लैट मान लिए तो इनको बताना था कि किधर से पैसा आया और पैसा बाहर कैसे गया। इनका क्या जवाब था कि किधर से पैसा आया, कतरी शहजादा। पैसा बाहर कैसे गया, कतरी शहजादा। हसन नवाज के पास अरबों रुपए की बिजनेस करने का पैसा किधर से आया, कतरी शहजादा। हुसैन नवाज के पास किधर से पैसा आया, कतरी शहजादा। अल तौफीक बैंक का अरबों रुपए का जो लोन था लंदन में, वो किसने दिया, कतरी शहजादा। 13 साल आप लंदन में 4 महलों में 13 साल रह रहे थे, किसने किराया दिया, कतरी शहजादा। अब कतरी शहजादे के ऊपर तो आपने जजेस का देख लिया कि सारे जजेस ने कहा कि कतरी शहजादा फ्रॉड था, झूठ था, सबने कहा झूठ था। तो मैं अब आपसे सबसे सवाल पूछता हूं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर झूठा साबित हो गया तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत देनी चाहिए? नहीं, फिर से बताए ना, क्या उसको एक आदमी जिसको जजेस ने झूठा कह दिया है कि जो सारा उनका डिफेंस था कि कतरी ने सारा पैसा दिया, जब कतरी को बोगस कह दिया, किस मुंह से नवाज शरीफ आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है? अगर इधर झूठ बोल रहा है, सऊदी अरेबिया में उसने आपको दिखाया कि झूठ बोलता रहा 8 साल कि मैंने मुआहदा नहीं किया। कितने और झूठ बोले इसने। जो झूठा आदमी होता है आप उसके ऊपर कैसे इत्मीनान कर सकते हैं? जो ये नहीं बता सकता कि बाहर पैसा गया कैसे, जो उस पर झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो कैसे वो पाकिस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर रह सकता है? किस मुंह से वो एक खिलाड़ी को कहता है कि स्पॉट फिक्सिंग ना करो, वो पटवारी को कहता है कि रिश्वत ना लो, वो थानेदार को किस मुंह से कहेगा कि आप लोगों से पैसा ना ले? मुझे ये बताएं कि जब मुल्क का सरबरा करप्ट होता है वो सारा निजाम करप्ट कर देता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक निजाम करप्ट कर देता है करप्शन करने के लिए। मुझे ये बताएं नौजवानों, ये सुने मेरी बात, 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है पाकिस्तान में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पहला पैसे चोरी होता है, उसके बाद डॉलर खरीदे जाते हैं, फिर मुल्क से बाहर पैसा भेजा जाता है। जब मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब की होती है तो डॉलरों की कमी हो जाती है। जब डॉलरों की कमी होती है तो हमें आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं। जब हम आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, ये सुना जरा गौर से, तो जो जिससे कर्जे लेते हैं वो आपको हुक्म करता है कि क्योंकि आप मेरे मकरूज हैं, आप ये फलानी बिजली महंगी करें, आप डीजल महंगा करें, आप पेट्रोल महंगा करें, क्योंकि मुझे कर्जा वापस चाहिए। कर्जे कोई लेता है, चोरी कोई करता है, पाकिस्तानियों उसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए, कीमत आप अदा करते हैं। हर सुने जरा, डीजल के ऊपर 50% टैक्स, हर जो भी 1 लीटर फजलुर रहमान आप डलवाते हैं अपनी टैंकी में 50 पैसे टैक्स देना पड़ता है। हर जो भी 1 लीटर पेट्रोल आप डलवाते हैं 40% टैक्स होता है।
आप अपने मोबाइल फोन का कार्ड लेते हैं, 100 रुपए में से 40 रुपए टैक्स लगता है आपको। आप पीटीसीएल का करते हैं, 30% टैक्स लगता है। जो जीएसटी की चीज लेते हैं आपको टैक्स लगता है। ये जो टैक्स लगता है ये गरीब को गरीब करता है, अमीर को अमीर करता है। इमरान खान भी वही टैक्स दे रहा है। और एक मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करता है, सारा दिन दिहाड़ी लगाता है, वो भी उतना ही टैक्स देता है। वो गरीब, ये जो जब आप कर्जे लेते हैं और कर्जों की किस्तें अदा करने पे महंगाई करते हैं, उस मुल्क में गरीब का खून चूसते हैं आप। इसलिए गुर्बत बढ़ रही है। इसलिए इस मुल्क में, जितना गौर से सुने, ये समझे करप्शन का एक, मैं भी खत्म कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आखिर में आने लगा हूं कि आपने करना क्या है। ये सुने करप्शन होती क्या है। आम लोगों को तो पता ही नहीं चलता। वो समझते हैं गवर्नमेंट में पैसा चोरी हो, हमारा क्या जाता है। करप्शन ऐसे है पाकिस्तानियों, जैसे एक बाप है, उसके बच्चे हैं, उनकी शादी है और उनके बच्चे हैं, सब एक ही घर में रह रहे हैं। जब करप्शन होती है तो वो ऐसा होता है कि उस घर पे डाका पड़ता है, चोरी होती है। जब उस घर में चोरी होती है तो घर के लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और अगर डाके पड़ते रहे तो उनको फिर कर्जे लेने पड़ते हैं। वो अपनी इज्जत खो बैठते हैं कर्जे लेते लेते। जब उनके खर्चे कम करते हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को पूरी खुराक नहीं दे सकते। आज आप जानते हैं, और मैं माएं यहां बैठी हैं आपके सामने, मैं कहता हूं कि 45% पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। मतलब कि क्योंकि खुराक नहीं मिलती, बच्चे ना अपने पूरे कद पे पहुंचते हैं और ना उनका ज़हन पूरा बढ़ता है। अब मैं यहां ख्वातीन बैठी, आप इस चीज को समझेंगे। मुझे यह बताएं कि कैसे मां बर्दाश्त करती है कि क्योंकि बच्चे को खुराक नहीं मिल रही, क्योंकि मुल्क उनके घर पे डाका मारा जा रहा है, मुल्क पे डाका मारा जा रहा है, क्योंकि मुल्क के पास पैसा नहीं है, हम बच्चों को खुराक नहीं दे सकते। आगे हमारे बच्चे, उनकी चांस ही नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे मुल्क पे डाका पड़ रहा है। 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं है, क्योंकि हमारे पे डाका पड़ रहा है। हमारे पास अस्पताल नहीं है, हम साफ पीने का पानी नहीं दे सकते। हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। बाहर बेरोजगार होता है, यूरोप में होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पर करप्शन कंट्रोल्ड है। वो जो बेरोजगार होता है उनको पैसे देते हैं जब तक रोजगार नहीं मिलता। तो हम पाकिस्तानियों, ये चोर जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, इनका पैसा बाहर जा रहा है, ये कौम गरीब हो रही है, मकरूज हो रही है। इसलिए आज पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पे है, दो रास्ते। एक तरफ हम यहां चोरी करप्शन पे काबू पाके इदारे मजबूत करके इस मुल्क की तारीख बदल सकते हैं। दूसरा, अगर ये सारा करप्शन का माफिया बैठा रहा, ये मुल्क कर्जों में डूबता जाएगा, कोई मुस्तकबिल नहीं आपका। नौजवानों, आपको नौकरियां नहीं मिलेगी अगर करप्शन है। अगर करप्शन है तो सरमायाकारी नहीं होती, सरमायाकारी नहीं होती, आपको नौकरियां नहीं मिलती। पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस ठीक की, करप्शन नीचे की। क्यों करप्शन नीचे है? क्योंकि इमरान खान ने आज तक 4 साल हो गए, एक मुझे कोई बताए कि मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, मेरे कोई दोस्तों ने फैक्ट्री लगाई, मेरे रिश्तेदारों ने लगाई। क्या मैंने कोई करप्शन की? क्या मैंने कोई कमीशन ली? क्या कोई मैंने बैंक ऑफ खैबर से कोई कर्जा लिया? जब मैं करप्शन नहीं करता, बाकियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है करप्शन करनी। इन्होंने तो बैंकों को लूटा है,
आपको पता है कि बैंक ऑफ खैबर 3 साल में किधर से किधर गया? क्योंकि हमने प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए। 5 रुपए था शेयर बैंक ऑफ खैबर का, आज 16 रुपया है। बैंक ऑफ खैबर ने 3 साल में रिकॉर्ड नफा दिया है। इनको 1 अरब से ऊपर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया है साल। जब एक ईमानदार हुकूमत आती है और इदारे मजबूत करती है, तो वो है जो आज पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की हाइड्रो इलेक्ट्रिक में आपके पास 800 अरब रुपए की अब इन्वेस्टमेंट आई है, सरमायाकारी है। ये अभी चाइना से परवेज खटक आए हैं, इन्होंने 23 अरब डॉलर के एमओयू साइन किए, यानी कि 23 अरब डॉलर की आगे पख्तूनख्वा में सरमायाकारी होगी। अभी 7 बड़े बड़े सीमेंट प्लांट लगने लगे हैं पख्तूनख्वा में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहां करप्शन नहीं है, कमीशन नहीं लेगी, हर कोई कम सरकारी महकमा पैसे नहीं मांगेगा। और यही पाकिस्तान का अलमिया है। हमारे पास एक तो चाइना का बड़ा फायदा है, सीपेक आ रहा है, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानी इतना बड़ा असासा है हमारे मुल्क का। जिस दिन हमने करप्शन के ऊपर काबू पाया, इदारे मजबूत किए, नौजवानों यहां पैसा आएगा, या नौकरियां आएंगी, या सरमायाकारी होगी, या खुशहाली होगी, या भूख नहीं होगी, या हमारे बच्चों के पास जब खुराक आएगी तो हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे। हम जब गुर्बत के काबू पाएंगे, वो होगा जो चाइना में हुआ है। चाइना ने गुर्बत पे काबू पाके, आपको पता उन्होंने करप्शन में कितने वजीरों को 3 साल में पकड़ा? 200 वजीरों को 3 साल में 200 वजीरों को करप्शन पे पकड़ा। कितने सरकारी नौकरों को पकड़ा? 11 लाख सरकारी नौकरों को करप्शन में 3 साल में पकड़ा। ऐसे नहीं तरक्की कर गया वो, ऐसे नहीं वहां खुशहाली। आखिर में माशाल्लाह बड़ा स्टैमिना आपका, बड़ा स्टैमिना आपका। अच्छा, मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर। ये जरा पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जिंदा कौमें जब वहां करप्शन होती है तो वो कौम क्या करती है। पहले वो दिखाएं, वो जो साउथ कोरिया की और ब्राजील की जरा तस्वीरें दिखाएं। ये आपने बनना है कौम, ये जरा देखें। आपको तो मैंने निकाला है ना, यहां देखना, ये जो जिंदा कौम है, जब उस दर करप्शन होती है तो वो कौम क्या करती है, ये जरा देखें। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि इनके लोगों को किसी इमरान खान ने नहीं दिखाता, खुद निकले हैं लोग, क्योंकि लोगों का पैसा है, अपने पैसे की दफा करने के लिए निकले हैं। तो मैं पाकिस्तानियों आज आप सबको कह रहा हूं कि अगर मैं ना हूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं ना हूं और आपको मुल्क लूटा जा रहा हो, आप क्या करेंगे? आप आसिफ जरदारी को कहेंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमारी मदद करो, और क्या नवाज शरीफ को कहेंगे आसिफ जरदारी से आपको बचाओ? आपको निकलना पड़ेगा। मैं जो आज आपको पैगाम देने हैं वो ये कि नवाज शरीफ का हुकूमत करने का जवाब खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक जरा ये देख लें कि जब यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर
लगा था अदालत में केस और उन्हें कहा था घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने गुजारते उठवा के मनसब। यानी कि यूसुफ रजा को कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पे केस चल रहा है घर जाओ, नवाज शरीफ घर जाओ, केस चल रहा है तुम्हारे पे। यूसुफ रजा को कह रहे हो घर जाओ और खुद ऐसे बैठे हुए हो कुर्सी पे जैसे कि कुर्सी से चिपके हुए हो। वो इसलिए कि नवाज शरीफ आपको डर है कि आप कुर्सी छोड़ेंगे तो करप्शन के केसेस हो जाएंगे। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि सोशल बॉयकॉट करें इसका, जिधर भी आप हैं, आप खेतों में हैं, आप स्कूलों में हैं, आप यूनिवर्सिटीज में हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, हर जगह आपसे एक आवाज उठनी चाहिए, गो नवाज गो। एक झूठा आदमी मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता। सारे पाकिस्तानियों को मैं अपील कर रहा हूं, मैं अब परसों कराची जा रहा हूं, जुमे को नौशहरा आ रहा हूं, 7 तारीख इतवार को सियालकोट जा रहा हूं और हर रोज मैं पाकिस्तान के अब चक्कर लगा रहा हूं एक मकसद से कि नवाज शरीफ, हम तब तक कैंपेन करेंगे जिस तरह साउथ कोरिया के लोगों ने किया। उन्होंने तब तक कैंपेन की जब तक उनके प्राइम प्रेसिडेंट ने इस्तीफा नहीं दिया। आपको तो 5 जज कह बैठे हैं कि आप झूठे। अब मैं सारी जगह निकलूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे वकीलों ने भी फैसला किया निकलने का। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं वुकला कम्युनिटी को कि आप भी निकले साथ। मैं सारों को, प्रोफेशनल्स को, मजदूरों को, सबको कहता हूं, ये है वक्त आपका। अगर आज आप खड़े हो गए, अगर आज आप निकलाए, सिर्फ नवाज शरीफ पे प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों को आप पैगाम दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के इदारे फेल हो गए। आपने इदारों को कहना है आप हमारे पैसे पे चल रहे हो। इदारों के सरबराह जो जेआईटी में हो, आपको पाकिस्तानी कौम के खून के पसीने से पैसा मिलता है, तनख्वाहें मिलती हैं। आप हमें जवाब दें, आप नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं है। और आपने मरना भी है। आपने नवाज शरीफ को मरने के बाद जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह को जवाब देना है। आपने अल्लाह को जवाब देना है। इंशाअल्लाह मंजिल करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। आपकी जदोजहद की वजह से मैं आपको फिर से दाद देता हूं कि अल्लाह हमें उधर ले आया है जिधर हम पहली दफा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को करप्शन में पकड़वाएंगे। बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानियों, जाने से पहले एक छोटी सी बात आपके लिए लेडीज की, आपका जलसा खत्म होने के 5 मिनट तक इधर ही रुकेंगे, आराम से फिर इंतजामिया बोला। जाने से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना।